everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू आवर चैनल. शॉर्ट सीरीज में आज हमारे पास में जो चैप्टर है वो चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं प्रोबेबल चैप्टर, जिस चैप्टर से आपको ये तय है कि ये सवाल तो आना निश्चित है. देखिए, शॉर्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरे चैप्टर में हम कुछ वो एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे जिन एरियाज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं. तो हमारे पास आज चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. शुरू करते हैं. अब देखो, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं ना, तो इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका पिछले 8 सालों से पढ़ाते पढ़ाते मुझे जो समझ में आया है वो ये समझ में आया कि चैप्टर को दो नजरियों से देखा जाए, क्योंकि दो कहानियां एक साथ चल रही है. एक तो कहानी चल रही है, स्टोरी पूरी की पूरी, कि चैप्टर में क्या क्या होते गया, और एक चल रहा है कि उस स्टोरी लाइन में किस किस तरह के आइडियाज इवॉल्व हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम देख रहे हैं कि एक कहानी चल रही है, एक हीरो है, एक हीरोइन है, तो एक हीरो हीरोइन के बीच में रोमांस रहेगा. ये क्या है? उस कहानी का एक आइडिया है. समझ रहे हो मेरी बात को? वैसे ही आपको क्या देखना होगा कि ये जो चैप्टर चल रहा है, तो इस चैप्टर में फॉर एग्जाम्पल क्या है कि एक पूरी स्टोरी लाइन चल रही है और पैरेलल में एक थीम, एक आइडिया या फिर आइडियोलॉजीज चल रही है. तो अगर हम चैप्टर को समझना शुरू करें तो चैप्टर शुरू होता है जैसे एक फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग के साथ में. उसके बाद में जो अगला टॉपिक टाइमलाइन के हिसाब से आप देखोगे तो वो आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है 1789. 1789 में आपको देखने को मिलता है फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है. अब ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को पूरी यूरोपियन हिस्ट्री में एक वाटरशेड इवेंट की तरह माना जाता है. हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप देख रहे हैं. यूरोप कोई देश नहीं है, एक पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में किस तरह से नेशनलिज्म इवॉल्व हुआ वो चीज समझ रहे हैं. तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ. फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद में पावर जनता के पास आती है, लेकिन वो पावर जनता के पास से वापस चली जाती है किसके पास में? एक मिलिट्री डिक्टेटर के पास में, नेपोलियन के पास में. तो वही 1789 के बाद में आप देखते हो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में चीजें चल रही थी. फ्रांस के रेफरेंस से हम यूरोप को समझेंगे, क्योंकि चैप्टर में बताया भी गया एक जगह, व्हेन फ्रांस नीड्स रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. तो फ्रांस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है पूरे यूरोप की हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करने में. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहली बार पावर जनता के पास आती है, वो पावर वापस जाती है, नेपोलियन लेता है पावर. नेपोलियन पावर में जब अपने हाथ में लेता है तो कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करता है. सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे नेपोलिक कोड भी कहा जाता है, वो चैप्टर में बताया गया है. जो पावर में आता है वो जाता भी है भाई साहब. तो नेपोलियन का फॉल भी होता है. ठीक है, 1815 कहानी आगे बढ़ गई. 1815 में नेपोलियन का फॉल हुआ. अब नेपोलियन जब हारता है तो कभी भी पावर वैक्यूम में नहीं रहती कि किसी के पास पावर नहीं है, एक के पास से जाती तो दूसरे के पास आती है. जो पावर में आता है वो जाता भी है, वो जाता है तो कोई और आता है ना. तो वही चीज कि जब नेपोलियन हार जाता है तो कंजर्वेटिव्स पावर में आते हैं. कंजर्वेटिव्स कौन है? वापस से रूलिंग क्लास के लोग पावर में आते हैं. जो बॉर्बन डायनेस्टी के राजा थे वो फिर से राजा बन जाते हैं. ये सारी चीजें. तो इस बीच में ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है. ट्रीटी ऑफ वियना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है चैप्टर का. फिर कहानी आगे बढ़ती है. अब ये कंजर्वेटिव जो पावर में आए तो ये भी हमेशा पावर में नहीं रहेंगे. तो आगे क्या होता है कि पूरे यूरोप में जब एक कंजर्वेटिज्म का स्पिरिट फैल रहा था, तो वो कहीं ना कहीं 1830s में जाते जाते कंजर्वेटिज्म खत्म होगा. ठीक है, कंजर्वेटिज्म क्या है तो मैं वही बता रहा हूं. जैसे ये कहानी चल रही है ना, इस कहानी में बीच बीच में आइडियाज आएंगे. तो जैसे कंजर्वेटिज्म को हम समझेंगे, लेकिन पहले कहानी समझो. तो कंजर्वेटिव्स जो है, कंजर्वेटिव्स पावर में आते हैं 1815 से, नेपोलियन के हारने के बाद. और ये कंजर्वेटिव्स क्या है, 1830 से वापस जाना भी शुरू हो जाते हैं, हारना भी शुरू हो जाते हैं. तो 1830 से 1848 का टाइम पीरियड जो रहा है, ये पूरे यूरोप में एज ऑफ रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड रहा है. अलग अलग जगह रेवोल्यूशंस हुए, जैसे फ्रांस, बेल्जियम, ग्रीस. फिर फ्रांस में वापस आप देखते हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से पूरी तरह से फ्रांस रिपब्लिक बनता है. जर्मनी में रेवोल्यूशन होता है. तो इस तरह से एज ऑफ रेवोल्यूशन में पूरा 1830 से 1848 के बीच में जो रेवोल्यूशन हुए उनके बारे में बताया गया है. इसके बाद में चैप्टर में कहानी आगे और बढ़ती है कि नेशनलिज्म यहां पे लोगों की मदद से आ रहा था. इतनी कहानी में अपन ने समझा. लेकिन लोगों के अलावा भी जैसे अगर आप देखोगे तो कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन. जो कंजर्वेटिव्स थे वो खुद भी देश बनाने के लिए फिर क्या करते हैं, फ्रंट फुट पे आते हैं. तो जर्मनी का यूनिफिकेशन जर्मनी के प्रिंसली हाउस ने करवाया. इटली का यूनिफिकेशन इटली के प्रिंसली हाउस ने कराया. ब्रिटेन में जैसे अगर आप देखोगे तो पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के साथ साथ में मोनार्क के कॉपरेशन से ब्रिटेन बना. तो 3 देशों के बनने की कहानी
मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, ये सीक्वेंस में बताई जाती है। तो ये पूरे के पूरी कहानी है चैप्टर में, जो बोलते हैं ना कि कैरेक्टर्स, डेट्स और नाम और ये सारी चीजें याद रख के अगर हम कहानी बनाए तो चैप्टर की ये कहानी है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से, ठीक है, 1789 से शुरू हुई है, लेकिन ये कहानी चलती कहां तक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। तो एक और लास्ट टॉपिक आएगा अभी, ठीक है, वो लास्ट टॉपिक आएगा जब बताऊंगा, क्योंकि उसमें क्या है, दोनों चीज है, उसमें आइडिया भी और कहानी भी दोनों एक साथ है। तो ये कहानी चल रही है, इसी के पैरेलल चैप्टर में अब क्या, इस कहानी के अंदर बहुत सारे आइडियाज हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला आइडिया आता है दी एरिस्टोक्रेट्स एंड न्यू मिडिल क्लास, और ये एरिस्टोक्रेट्स और न्यू मिडिल क्लास कौन है, इनका आइडिया क्या है, लिबरलिज्म, इसको कहां सेट करेंगे। देखो तो क्या होता है भाई साहब कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, ठीक है, नेपोलियन पावर में आता है, नेपोलियन हारता है, नेपोलियन हारने के बाद में कंजर्वेटिज्म पावर में आएगा, ठीक है, मतलब कंजर्वेटिव्स पावर में आएंगे। अब इस पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है ना कि लोगों ने ये देख लिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में, क्या देख लिया था लोगों ने कि जो रूलिंग क्लास के लोग हैं वो मजे कर रहे हैं और जो मिडिल क्लास के लोग बेचारे वो परेशान थे। लेकिन अब मिडिल क्लास के लोग पढ़ लिख लिए थे, तो पढ़ लिख लेने से उन्होंने फ्रीडम की डिमांड करना शुरू कर दी थी। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया भी ना, उसमें कहीं ना कहीं लिबरलिज्म का, फ्रीडम के आइडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो वो कहानी के अंदर ये आइडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे क्या हो रहा है कि ये कंजर्वेटिव्स वापस पावर में आए, तो कंजर्वेटिव्स कौन है, तो जो रूलिंग क्लास के लोग थे उनका सोचना विचारना क्या कि हम सारे लोगों को आपस में एक रहना चाहिए, वो आपस में ही एक दूसरे से शादी करते थे, उनकी एक क्लास स्टेटस थी, तो वो कंजर्वेटिज्म था। वो कंजर्वेटिव्स पावर में आए, लेकिन अब कंजर्वेटिव्स भी पावर से जाएंगे ना, जैसे मैंने बताया एज ऑफ रेवोल्यूशन, तो इस समय पे रेवोल्यूशनरीज आगे आ रहे थे। तो कंजर्वेटिज्म एक आइडियोलॉजी थी, उनको अपोज करने वाले जो लोग थे वो रेवोल्यूशनरीज थे, जैसे गुजिपी मजीनी का नाम आता है, तो वो एक रेवोल्यूशनरी थे, समझ में आया। तो रेवोल्यूशनरीज के बारे में आइडिया बताया गया है चैप्टर में। फिर आप देखोगे क्या है कि जब देश बन रहे थे ना, ये जो एज ऑफ रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीस जो है, तो ग्रीस की आजादी के लिए क्या हो रहा था, ग्रीस की आजादी के लिए पूरे यूरोप से लोग लड़ने जा रहे थे। क्यों? क्योंकि ग्रीस से सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे, इमोशंस जुड़े हुए थे। तो देश को देश बनाने के लिए सिर्फ हमेशा लड़ाई, साइंस, रैशनल की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है, फीलिंग्स, इमोशंस, इंट्यूशंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वही आइडिया आपको रोमांटिसिज्म एंड नेशनल फीलिंग वाले टॉपिक में बताई गई है। ये एक आइडियोलॉजी है, समझ में आ रहा है। तो पूरे चैप्टर की कहानी में अलग अलग आइडियाज बताए गए हैं आपको। फिर आप देखोगे तो फिर क्या है कि यहां तक कहानी चली पूरी। आप देख रहे हैं कि नेशनलिज्म इन यूरोप में अलग अलग यूरोपियन कंट्री बनी थी, अलग अलग यूरोपियन एम्पायर जो थे वो कंट्री बने थे। तो सिर्फ साथ लड़ लेने से आप देश नहीं बन जाओगे, आपको देश बनाने के लिए वो भाव लाना होगा। तो इसीलिए क्या है, नेशंस को विजुअलाइज करवाया गया, एलिगरीज बनाए गए, जैसे फ्रांस की एलिगरी, ठीक है, जर्मनी की एलिगरी, तो वो जर्मेनिया और ये सारा एलिगरी कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, चैप्टर का एलिगरी कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आएगा। अब इसी चीज को अगर एक कदम और आगे बढ़ाएं तो चैप्टर में कहानी भी चलती है क्या कि सारे देश बन गए यूरोप में, लेकिन ये जब यूरोप में कंट्रीज बन गई ना, तो ये कंट्रीज फिर यूरोप के बाहर लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करने लगी। यूरोप के अंदर ही इंपीरियलिज्म का ट्रेंड चालू हुआ, जहां पे एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर डोमिनेट करने का प्रयास करती है, ठीक है। तो वो नेशनलिज्म की फीलिंग इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गई, और नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म की कहानी में आपको बताया गया कि कैसे बाल्कन नेशंस बने, बाल्कन नेशंस आपस में लड़ रहे थे, उससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक आई है, ठीक है। तो स्टोरी भी है और इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म का आइडिया भी चैप्टर में आपको बताया गया है कि इंपीरियलिज्म क्या होता है, कि व्हेन अ कंट्री ट्राइज टू डोमिनेट सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली ओवर अनदर कंट्री। तो ये पूरे चैप्टर की रूपरेखा है। अब इस पूरे चैप्टर की रूपरेखा में आपको क्या देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे सेक्शन हैं जहां से शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला पार्ट हो गया। जैसे अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव में ये एज ऑफ रेवोल्यूशन वाले पार्ट से कुछ चीजें हैं। मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन में तय है कि एक क्वेश्चन आना ही आना है। आइडियोलॉजीज में जाओगे तो लिबरलिज्म फॉर श्योर है, किसी ना किसी सेट में इस साल एग्जाम में आएगी, लिख के ले लो, आज बोल रहा हूं मैं, एग्जाम से पूरे 2 महीने पहले। तो कुछ एरियाज हैं, शॉर्ट है कि जिन एरिया से सवाल आते ही आते हैं। आइए नजर दौड़ाते हैं। तो जैसे एमसीक्यू, हाँ अच्छा, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक ये वाला चैप्टर और एक नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर। इन दो चैप्टर से पता है, इन दो चैप्टर से एक ट्रेंड है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना होगा आपको, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना होगा आपको
कि जैसे इवेंट्स हुए कि नेपोलिक वॉर्स कब हुई, ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई, ट्रीटी ऑफ वियना जैसे 1815 में, तो वो बता देते हैं, ऐसे एक एक क्वेश्चंस को अरेंज कर देते, मतलब एक एक टॉपिक दे देते हैं और बोलते हैं इनको अरेंज करो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दे दिया कि नेपोलिक वॉर कब हुई, ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस कब शुरू हुआ, स्लैव नेशनलिज्म इन ऑटोमन एम्पायर कब हुआ। अब इसको आपको अरेंज करना है, 2023 में पूछा गया, ठीक है, ये 2024 में पूछा गया और ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देखो, मैं नोट्स वगैरह सब आपको टेलीग्राम में देता हूं और यहां जो क्वेश्चंस देता हूं उनका रेफरेंस भी बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो हिस्ट्री के शुरुआत के 2 चैप्टर से क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो वो प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट्स में। आगे बढ़े अगर, तो जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है फेडरिक सूरियो वाले पार्ट से, ये किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन फेडरिक सूरियो कौन, कहां से थे, किस कंट्री से, उनकी पेंटिंग, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो देखा कि एक ना एक बार फेडरिक सूरियो को क्वेश्चन आ ही जाता है। तो फेडरिक सूरियो के ऊपर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर में फेडरिक सूरियो के ऊपर 2020 में आया, 23 में आया और भी मल्टीपल ईयर्स में आए। तो फेडरिक सूरियो वाली कहानी जो है, ठीक है, वो ध्यान रखना, वो फेडरिक सूरियो की पेंटिंग और पेंटिंग पे क्वेश्चन, मेनली फेडरिक सूरियो का आइडिया क्या है, वो फ्रेंच आर्टिस्ट और ये सारी चीजें, ठीक है, ये हो गया। फिर हम बात करें कहां पे, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला पार्ट। जब चैप्टर शुरू होता है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला जो पार्ट है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द आइडिया ऑफ नेशन वाला, तो इस टॉपिक से वो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे क्रिएट की गई, तो ला पैट्रिया और कह सकते हैं फादरलैंड का कॉन्सेप्ट लाए, ठीक है, सबको सिटीजन्स बना दिया। फिर उसके बाद में क्या है, नेशनल असेंबली बनाई गई, स्टेट जनरल को रिजेक्ट कर दिया, जो रॉयल फ्लैग था उसको हटा के क्या है, फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग ले आए। तो वो जो 5-6 पॉइंट्स हैं उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और इसी टॉपिक से एक नेपोलिक कोड भी है। तो नेपोलिक कोड जैसे ये तो हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, इस चीज पे क्वेश्चन एक, और एक नेपोलिक कोड पे क्वेश्चन। इस टॉपिक से 2 चीजें हमें शॉर्ट तरीके से क्या कर लेना है, ध्यान में रखना ही रखना है, ये तय है कि इन पे क्वेश्चन एक ना एक आता है, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला टॉपिक जो है ना, तो इस टॉपिक से ना लिबरलिज्म, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में बहुत सारी चीजें दी है, एरिस्टोक्रेसी दिया है, मिडिल क्लास के बारे में दिया गया है, ऊपर एक पैराग्राफ में बहुत सारे वो कहानी मैगर लैंग्वेज, ये वो लैंग्वेज सब बताया गया है, उस पर उतना इंपॉर्टेंस मत देना। लेकिन इस पूरे टॉपिक में जहां पे द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म बताया गया है ना, तो लिबरलिज्म के आइडिया पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तय है और ज़ॉल्वरिन पे ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हाउ द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप अलाइड विद द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या होता है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या होता है, ये तय है कि ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये लिबरलिज्म जैसे 5 नंबर में भी पूछ लिया, 2 नंबर में भी पूछ लिया, ये 5 नंबर में भी आया है। तो लिबरलिज्म वाली आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिबरलिज्म वाली आइडियोलॉजी। वैसे ही ज़ॉल्वरिन क्या है, तो एक कस्टम यूनियन बनाई गई थी फाइन 1834 में प्रूशिया के इनिशिएटिव पे, जहां पे नंबर ऑफ करेंसीज को 30 से 2 कर दिया था, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वगैरह रिड्यूस कर दी थी। तो ज़ॉल्वरिन क्या है वो ध्यान रख लेना, क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे 1 नंबर 2 नंबर में आए हैं। क्लियर हुआ, तो ये एक पार्ट हो गया। फिर आगे बढ़े तो क्या है, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 वाला टॉपिक जो है ना, तो इस पूरे टॉपिक में एक ट्रीटी ऑफ वियना के 5 पॉइंट पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, कंजर्वेटिव जब पावर में आए तो क्या होता है कि जैसे आप देखोगे परब कंट्रीज जो थी, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इनने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया था और इन्होंने फिर मीटिंग करी थी ऑस्ट्रिया में। तो ऑस्ट्रिया का जो ड्यूक था, ड्यूक चांसलर, क्या नाम था उसका, ड्यूक चांसलर ड्यूक मेटरनिक जो है, तो ड्यूक मेटरनिक ने उस ट्रीटी को होस्ट किया था, ठीक है। ड्यूक मेटरनिक ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, जैसे व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, या फिर कह सकते हैं ड्यूक मेटरनिक ने गिउसेप्पे मज़ीनी को कंसीडर किया एज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो ड्यूक मेटरनिक के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन, उसके स्टेटमेंट्स पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ड्यूक मेटरनिक फेवरेट पार्ट है। जैसे ये कांग्रेस, वियना कांग्रेस को होस्ट किसने किया, ड्यूक मेटरनिक ने, ठीक है। व्हेन फ्रांस सीजेस, ये स्टेटमेंट किसका है, ड्यूक मेटरनिक का है। तो ड्यूक मेटरनिक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उस पर बहुत क्वेश्चन आए हर साल, ठीक है, ये हो गया। फिर एज ऑफ रेवोल्यूशन वाले पार्ट पे आओगे ना, तो एज ऑफ रेवोल्यूशन वाले पार्ट में रोमांटिसिज्म वाला एक टॉपिक ऐसा है जिससे बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। बाकी तो ऑब्जेक्टिव टाइप चीज जो है, जितने भी सब टॉपिक्स हैं, चाहे वो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर लो आप, चाहे वो आप बात कर लो हंगर, हार्डशिप और रिवॉल्ट वाले टॉपिक की, 1830s के टाइम पीरियड से ही जैसे स्थिति बिगड़ने लगती है फ्रांस में, तो क्या बोल सकते हैं, जो छोटे छोटे डिटेल्स दिए गए, जैसे मैंने बताया ना कि 1830 से 48 एज ऑफ रेवोल्यूशन है, तो वो चाहे बेल्जियम की हो, चाहे ग्रीस की हो, चाहे फ्रांस की हो, चाहे फ्रांस में जो रिवॉल्ट बाय पुअर हो,
तो उस पूरे पार्ट से जितने भी सब टॉपिक है उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। सच एक बड़ा क्वेश्चन अगर कोई बन सकता है तो रोमांटिसिज्म वाले टॉपिक से बनता है। फॉर योर रेफरेंस जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए 1 नंबर या 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। गॉट इट। आगे बढ़े। अब सुनो मेरी बात, मैं आपको 3 एरिया बता रहा हूं इस पूरे चैप्टर में से। एक वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट की गई, एक लिबरलिज्म वाला टॉपिक, और तीसरा टॉपिक ये है कि मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन वाला जो टॉपिक है। तो इन 3 टॉपिक में से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, हाँ जी एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन या फिर एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन इस साल एग्जाम में पक्का आना तय है। आज लिखवा लो तुम मुझसे। क्यों? क्योंकि यही ट्रेंड है इस चैप्टर से। ये एरियाज बहुत हाई प्रोबेबिलिटी एरिया, किसी ना किसी सेट में तुम्हें ये मिलेगा। तो मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली, ब्रिटेन याद कर लेना एकदम। ब्रिटेन को थोड़ा कम भी इंपॉर्टेंस हो गया तो चल जाएगा। जर्मनी और इटली इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जर्मनी और इटली इंपॉर्टेंट है, और वो फ्रांस वाला टॉपिक और लिबरलिज्म वाला, ये लॉन्ग आंसर या फिर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में तय है। गॉट इट। तो ये देखो ट्रेंड देखो आप, जर्मनी पे क्वेश्चन, इटालियन यूनिफिकेशन पे क्वेश्चन, ग्रेट ब्रिटेन पे क्वेश्चन, और ये मैंने एक एक क्वेश्चन लगाए हैं, ये 20 में 24 में, लेकिन ये मल्टीपल टाइम्स इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। फाइन, ये ध्यान रखना है। अब मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन क्यों दे रहा हूं कि कुछ ना करो तो बेयर मिनिमम इनको रट लेना। तो जैसे एक फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले टॉपिक से, कि ट्रीटी ऑफ वियना वाले से, ठीक है, ये वो लिबरलिज्म वाली आइडियोलॉजी से, ये ऑटो वन बिस्मार्क जिसने जर्मन यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा वो हो गया, इटालियन यूनिफिकेशन हो गया। फाइन, ये सारे क्वेश्चन आंसर और ये पूरी स्लाइड्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे इसी तरह से सिलेबस के सारे चैप्टर्स शॉर्ट करते हैं। आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग दिस सीरीज। जितने भी मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए तुम्हें उनका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहो। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।